गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस लेक्चर का नाम है ट्रांसफार्मर ऑन लोड। ट्रांसफार्मर ऑन लोड से मतलब क्या होता है, पहले डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं इस लेक्चर की। ट्रांसफार्मर ऑन लोड, देखिए अभी तक हम जो पीछे लेक्चर्स पढ़ रहे थे उस केस में हम देख रहे थे ट्रांसफार्मर वाज एट नो लोड। आइडियल ट्रांसफार्मर का केस देख रहे थे, हाउ इट फंक्शंस, हाउ इट बिहेव्स एट नो लोड। नो लोड से मैंने क्या कहा था आपको पहले भी, नो लोड से कहने का मतलब कि सेकेंडरी साइड पे किसी भी तरह का लोड कनेक्टेड नहीं है। लोड क्या होता है हमारा, वो भी काफ़ी बार अभी तक क्लियर कर दिया है, एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं। लोड क्या होता है, ये एसी, टीवी, फ्रिज, मोबाइल चार्जिंग, लैपटॉप चार्जिंग, ट्यूबलाइट्स, गीज़र, ये बस यही होता है लोड। इसके अलावा और कुछ नहीं। इंडस्ट्रीज़ का अपना पर्सनल लोड यही होता है जो आप घर पे देखते हो। यही काफ़ी मैसिव लोड होता है, लोड इसी को कंसिडर करते हैं। ट्यूबलाइट्स, फ्रिज, टीवी, एसी, मोबाइल चार्जिंग, ठीक है। तो अभी तक हम पढ़ रहे थे आइडियल ट्रांसफार्मर का बिहेवियर व्हेन इट वाज एट नो लोड। अभी हम पढ़ेंगे आइडियल ट्रांसफार्मर का बिहेवियर जब उसे लोड पर डाल दिया जाता है। तो चलिए देखिए ट्रांसफार्मर किस तरह से बिहेव करता है व्हेन इट इज पुट ऑन लोड। तो देखिए ये आ गया आपका सप्लाई वोल्टेज जो हम ट्रांसफार्मर को दे रहे हैं प्राइमरी साइड पे, इनपुट साइड पे Vs या कह लीजिए V1, V फॉर वोल्टेज एंड 1 फॉर द प्राइमरी साइड। सेकेंडरी साइड के लिए हम वोल्टेज किस तरह से लिखेंगे, V2। तो प्राइमरी साइड पे हम वोल्टेज दे रहे हैं, सप्लाई वोल्टेज Vs और V1 वट एवर यू मे से। तो हमें हमारे यहाँ पे करंट मिल रही है प्राइमरी साइड पे, दैट इज रिटन एज I0 और Im। अंडर द नो लोड कंडीशन हम हमेशा हमारी करंट को इस तरह से नोटेट करते हैं I0, एक ही नॉट का सिंबल लगाते हैं नो लोड करंट के साथ। तो अभी थोड़ी देर के लिए कंसिडर करिए कि हमारा यहाँ पे लोड कनेक्ट नहीं है, तो सप्लाई वोल्टेज देंगे तो हमारी प्राइमरी साइड पे क्या करंट फ्लो करेगी, I0 कह लीजिए या Im कह लीजिए, नो लोड करंट या मैग्नेटाइजिंग करंट। अंडर द नो लोड कंडीशन हमारे ट्रांसफार्मर में जो करंट फ्लो हो रही होती है उसका काम बस इतना सा होता है कि जो हमारा सर्किट है, ये जो हमारा आयरन कोर है उसे मैग्नेटाइज कर दे, मतलब उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना उस करंट का काम रहता है अंडर द नो लोड कंडीशन। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, नो लोड करंट भी कह सकते हैं क्योंकि लोड नहीं कनेक्ट है और उस करंट का काम सिर्फ कोर को मैग्नेटाइज करना है, तो उसे IM भी कह सकते हैं। तो दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, I0 और IM। तो अंडर द नो लोड कंडीशन हमारी जो करंट फ्लो हो रही है वो क्या कर रही है, हमारे आयरन कोर को मैग्नेटाइज। तो यहाँ पे देखिए ये आ गया मैग्नेटाइज, ये आ गया हमारी IM करंट की वजह से फ्लक्स φm। तो ये फ्लक्स बन गया φm, यहाँ पे वोल्टेज बन जाएगी इंड्यूस वोल्टेज E1, यहाँ पे बन जाएगी आपकी इंड्यूस वोल्टेज E2। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ वोल्टेजेस इंड्यूस होंगी, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है। लीनियर कोर है तो साइनोसाइडली हमारा फ्लक्स बन जाएगा इस तरह से। फ्लक्स आ गया हमारा, चेंजिंग फ्लक्स बन रहा है। तो फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग एक कंडक्टर कभी भी विटनेस करेगा चेंजिंग फ्लक्स, तो उस कंडक्टर के अंदर क्या आ जाएगा, इंड्यूस EMF। इंड्यूस EMF आया है, लोड कनेक्टेड है, सर्किट क्लोज है, तो EMF इंड्यूस है तो उसमें करंट भी फ्लो करेगी क्योंकि सर्किट क्लोज है। तो जो करंट फ्लो करेगी, करंट का अपना कुछ खुद का भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, अब इसके बारे में जानते हैं कि इस मैग्नेटिक फील्ड का बिहेवियर किस तरह का रहेगा। तो फैराडेज लॉ के साथ साथ लेंजेस लॉ था। लेंजेस लॉ ने फैराडेज लॉ में क्या इम्प्रोवाइजेशन लाई थी, लेंजेस लॉ ने कहा था कि फैराडेज ने कहा कि चलो ठीक है, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, किसी कंडक्टर के साथ इंटरेक्ट करेगा तो उस कंडक्टर के अंदर EMF इंड्यूस होगा और कंडक्टर का क्लोज सर्किट बनता होगा तो करंट भी इंड्यूस हो जाएगी। तो लेंजेस ने उसमें चेंजेस लाई थी, उसमें कहा था जो वो वोल्टेज इंड्यूस होगी और जो वो करंट इंड्यूस होंगी उनका मेन फंक्शन रहेगा टू अपोज द वेरी कॉज ऑफ इट्स ओन प्रोडक्शन। जिस भी वजह से वो EMF इंड्यूस हुई है या करंट इंड्यूस हुआ है, दे विल अपोज द वेरी कॉज ऑफ देयर ओन प्रोडक्शन। तो चेंजिंग फ्लक्स की वजह से EMF प्रोड्यूस हुआ है अगर कंडक्टर में, तो कंडक्टर के अंदर करंट जब फ्लो होगी इट विल ट्राई टू अपोज दैट चेंजिंग फ्लक्स। तो ठीक है,
अब ये आ गया हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ और ये आ गया उसकी वजह से कॉन्सिक्वेंटली इंड्यूस्ड करंट। और उनका क्या काम रहेगा, अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ, टू अपोज द वेरी कॉज ऑफ इट्स ओन प्रोडक्शन, जो था चेंजिंग फ्लक्स फाई। तो अब वो किस तरह से अपोज करेंगे E2 और I2 फाई को, चेंजिंग फ्लक्स को, विद देयर ओन मैग्नेटिक फ्लक्स फाई2। तो फाई2 का हमने बात की थी, इंड्यूस वोल्टेज बन गई है, इंड्यूस वोल्टेज की वजह से सर्किट क्लोज था, तो हमें करंट भी आ गई, I2 करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड तो होगा ही करंट के साथ एसोसिएटेड। तो इस मैग्नेटिक फील्ड का बिहेवियर क्या रहेगा इस सर्किट में, वो जानना था हमें। एंड दैट विल बी बिहेवियर ऑफ फाई2 विल बी अपोजिंग टू द फाई, इस तरह का बिहेवियर रहेगा अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ। तो चलिए ये तो पता चल गया कि फाई2 का बिहेवियर क्या रहेगा। अब जानते हैं फाई2 का इस तरह से बिहेवियर रहा है तो फर्दर क्या मूवमेंट्स होंगी आपके ट्रांसफार्मर के अंदर। फाई2 का डीमैग्नेटाइजिंग नेचर रहेगा अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ। सेकेंडरी करंट का जो एमएमएफ बनेगा दैट विल अपोज द वेरी रीजन फॉर इट्स ओन प्रोडक्शन, दैट वाज चेंजिंग फ्लक्स फाई, तो फाई2 से अपोज करेगा। अब फर्दर क्या होगा डाउन द लाइन ट्रांसफार्मर के अंदर, वो देखते हैं। चलिए फर्दर डाउन द लाइन ट्रांसफार्मर में क्या होगा आफ्टर द डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ I2 फाई2 सेकेंडरी करंट, सेकेंडरी फ्लक्स की डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट के बाद फर्दर डाउन द लाइन ट्रांसफार्मर में क्या होगा वो देखिए। ये आ गई आपकी ईएमएफ की इक्वेशन। ठीक है, और ये इक्वेशन भी हमने देखी है दैट E1 इज अप्रॉक्सीमेटली कैन बी कंसिडर्ड एज V1। प्रीवियस लेक्चर में देखा था जो वोल्टेज ड्रॉप बनता है वाइंडिंग में, V1 और E1 दो अलग अलग चीज़ें हैं, काफ़ी पास लिखी हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि V1 E1 एक ही चीज़ें हैं, दोनों काफ़ी डिफरेंट चीज़ें हैं, हल्का सा स्लाइड डिफरेंट है बट स्टिल दोनों एक डिफरेंट चीज़ें हैं। E2 और V2 जो आपके सेकेंडरी साइड पे यहाँ पे लोड साइड पे वोल्टेज बनेगी, E2 और V2 भी खुद में दो डिफरेंट चीज़ें हैं। सिमिलर होता है, अप्रॉक्सीमेशन कर सकते हैं कि E2 इज इक्वल टू V2 बट स्टिल E2 और V2 एक डिफरेंट चीज़ है। इतने पास में लिखा रहता है तो स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहती है, V1 E1 शायद सेम ही है, डिफरेंटली क्यों लिखा गया है, E2 V2 शायद सेम ही है, डिफरेंटली क्यों लिखा गया है। डिफरेंट रहता है, वाइंडिंग इम्पीडेंस में जो ड्रॉप बनता है उसका डिफरेंस रहता है। जो भी वोल्टेज ड्रॉप आपके इम्पीडेंस का होएगा बस उतना सा ही डिफरेंस होता है, माइन्यूट डिफरेंस है बट डिफरेंस है V1 E1 में, E2 V2 में। जो आपके वोल्टेज ड्रॉप इम्पीडेंस बनेगा आपकी वाइंडिंग के अंदर, उतना सा डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, E1 V1 और E2 V2 के बीच में। सो डिफरेंस होता है, दोनों एक्जैक्टली सेम नहीं होते, अप्रॉक्सीमेटली सेम होते हैं। तो बात आ जाती है, ये इक्वेशन भी आपने देख चुके हैं, ये अप्रॉक्सीमेशन भी पहले भी समझ चुके हैं। अब इन दोनों अप्रॉक्सीमेशन से इक्वेशन देखते हैं, नई इक्वेशन। अंडर दिस अप्रॉक्सीमेशन वी कैन से कि ये जो हमारी इक्वेशन 1 है, वी कैन राइट द इक्वेशन 1 एज दिस, है ना, कोई डिफरेंस नहीं हुआ, सेम ही बात है। फर्दर देखिए इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, V1 डिवाइडेड बाय 4.44 F N1 इक्वल टू 5x। 5x कौन सी वैल्यू है, हमारे 5m की पीक वाली। तो यहाँ पे 4.44 कांस्टेंट है, N1 प्राइमरी साइड के टर्म्स भी एक कांस्टेंट है, तो हम क्या लिख सकते हैं अबव इक्वेशन को, V1 डिवाइडेड बाय F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5x। तो देखिए अगर हम कहें हमारा सप्लाई वोल्टेज, प्राइमरी वोल्टेज एक कांस्टेंट है और उस वोल्टेज की खुद की फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट है, तो हम क्या कहेंगे, क्या कंसीडर कर सकते हैं एट अ वेरी कंफर्टेबल ईज कि जो हमारा 5x की वैल्यू होगी, जो हमारे 5m की वैल्यू होगी, दैट विल ऑल्सो बी ए कांस्टेंट। ठीक है, 5x की वैल्यू कांस्टेंट है। अब चलते हैं बैक टू अवर डिस्कशन। ड्यू टू द डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ I2 5m की वैल्यू यहाँ पे क्या देख सकते हैं हम, कम हो रही है, बट हम यहाँ पे बात करें इस इक्वेशन की हेल्प से कि जो हमारा 5x है वो कांस्टेंट होना चाहिए एज फार एज और V1 एंड F सप्लाई वोल्टेज और उसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, तो 5x की वैल्यू भी कांस्टेंट होनी चाहिए। बट यहाँ पे तो डीमैग्नेटाइज करके 5m की वैल्यू कम कर रहा है सेकेंडरी करंट, तो अब क्या होएगा, दिस 5m शुड रिमेन कांस्टेंट। तो इसका मतलब हमें चाहिए +5 2 और, ताकि
हमारा फाइम एज इट इज़ रहे, ये जो इफेक्ट था डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट सेकेंडरी करंट का, दैट गोस न्यूट्रलाइज। तो अब आगे देखते हैं वो कैसे होगा। अभी इसके लिए क्या रहेगा, जैसे सेकेंडरी साइड पे करंट फ्लो होगी, हमारी जो प्राइमरी साइड पे भी सर्टन करंट, एडिशनल करंट फ्लो होगी, ठीक है, जिसकी वजह से फाई 2 कह लीजिए या फाई 1 कह लीजिए, फाई 1 विल बी इक्वल टू दिस फाई 2, और वो जो फाई एम की टोटल नेट वैल्यू थी उसे वापस उस लेवल पे वापस ले आएगा। जो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट था सेकेंडरी करंट का उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। जैसे सेकेंडरी साइड पे करंट फ्लो होगी आपके ट्रांसफार्मर की, वैसे ही प्राइमरी साइड पे भी आपकी करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी, एडिशनल करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। पहले सिर्फ मैग्नेटाइजिंग करंट, नो लोड करंट फ्लो हो रही थी, जैसे ही लोड कनेक्ट होएगा आपका वैसे ही आपकी एडिशनल करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी आपकी प्राइमरी साइड पे, टू कीप द फाई एम कॉन्स्टेंट, ठीक है। इंटरचेंजेबली बात यूज़ हो जाती है। जो फाई मैक्स होता है, हम इक्वेशन में यहाँ पे फाई मैक्स की जगह कई बार इक्वेशन बड़े सिंपली इस तरह से लिख देते हैं, E1 इज इक्वल टू 4.44 एफ फाई एम N1। तो ये फाई एम इस पूरी साइन वेव की बात नहीं करें, इस साइन वेव की मैक्सिमम वैल्यू की बात करें। तो कई बार हम आगे फाई एम बोल देंगे, फाई मैक्स बोलेंगे, फाई एम ही बोलेंगे यूजली, बट हम हमेशा बात कर रहे होंगे हमारे फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू की, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन, ये एक थोड़ा सा जो है, इसे स्ट्रेट आउट अभी बात कर लेते हैं। फाई एम आगे यूज़ करते रहेंगे हम इक्वेशंस में इस तरह से ईएमएफ की, बट ये फाई एम कौन सा होगा, इस फाई एम की, इस साइनोसाइडल वेव की मैक्सिमम वैल्यू। तो ठीक है, आपको पता चल गया कि यहाँ पर जैसे ही सेकेंडरी साइड पे करंट फ्लो होगी, उसका जो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ, उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारी प्राइमरी साइड पे एडिशनल करंट फ्लो होगी, इन एडिशन टू द नो लोड करंट, इन एडिशन टू द मैग्नेटाइजिंग करंट, हमारी प्राइमरी साइड पे एडिशनल करंट फ्लो होगी टू न्यूट्रलाइज द डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ द सेकेंडरी करंट। तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा जो ये वाली इक्वेशन थी दैट विल होल्ड ट्रू, कि हमारा जो सर्किट में एज फार एज सप्लाई वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, तो हमारे फाई मैक्स की वैल्यू भी सर्किट में कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो जैसे प्राइमरी साइड पे करंट फ्लो होगी तो हमारे फाई मैक्स की वैल्यू बैक अगेन कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात आ गई कि आपका ट्रांसफार्मर ऑन लोड होने पर आपके ट्रांसफार्मर का बिहेवियर क्या रहता है। ऑन लोड, लोड से क्या मतलब है, टीवी एसी फ्रिज, लोड को ज़्यादा कंसिडर नहीं करना है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या है मैकेनिकल वाला वेट लोड नहीं, इलेक्ट्रिकल लोड, और इलेक्ट्रिकल लोड क्या होता है, एसी टीवी फ्रिज मोबाइल, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर का ऑन लोड होने पे बिहेवियर क्या रहता है, इस लेक्चर में हमने वो समझा है। तो चलिए इसी से कुछ फर्दर मैथमेटिकल चीज़ें भी डिड्यूस कर लेते हैं कंसेप्ट से। हमने कहा हमारा सेकेंडरी साइड पे करंट फ्लो हुई, ठीक है, सेकेंडरी साइड पे करंट फ्लो हुई, उसकी वजह से कुछ फ्लक्स बनेगा, एमएमएफ बनेगा, दैट विल बी इक्वल टू N2I2, डीमैग्नेटाइजिंग फ्लक्स है, तो उसकी वजह से उसे कंपनसेट करने के लिए हमारे प्राइमरी साइड पे भी कुछ एमएमएफ बनेगा, कंपनसेटिंग प्राइमरी एमएमएफ टू कंपनसेट द डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ N2I2। वो कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू दिस N2I2, जो वैल्यू एमएमएफ की यहाँ पे बन रही है वही वैल्यू यहाँ बनेगी, तभी न्यूट्रलाइज होगा इफेक्ट। सो N2I2 एमएमएफ विल बी कंपनसेटेड बाय द प्राइमरी एमएमएफ, दैट विल बी इक्वल टू, जितने टर्न्स होंगे उसके अकॉर्डिंग उतनी करंट फ्लो हो जाएगी। ये वाला टर्न्स पोर्शन कांस्टेंट है, तो यहाँ पे मैंने I2 लिख दी, दिस इज I1। एक बार साफ साफ लिख देते हैं फिर से। तो आपके प्राइमरी साइड पे भी एमएमएफ बन जाएगा, और कितना बनेगा प्राइमरी साइड पे एमएमएफ, टू न्यूट्रलाइज द डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ इतना, तो ये दोनों सेम होंगे। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी होगी, I1 की, I1 विल बी इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाय N1 I2। तो आपके प्राइमरी साइड पे जो करंट फ्लो होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी, सेकेंडरी साइड पे तो लोड अकॉर्डिंग करंट फ्लो हो जाएगी, जिस तरह का लोड होगा, गीज़र लगा होगा तो ज़्यादा करंट फ्लो होगी, सिर्फ मोबाइल चार्ज हो रहा होगा आपके सेकेंडरी साइड पे ट्रांसफार्मर की तो कम करंट होगी। तो I2 तो लोड पे डिपेंड है, तो I2 जो फ्लो होगी
तो I1 कितना फ्लो होगा, N2 डिवाइड बाय N1 करके हमारे I1 की भी वैल्यू मिल जाएगी। तो ये ऊपर जो हमने कंसेप्ट डिस्कस किया उसके बेस पे हमें ये वैल्यू मिल गई कि हमारा सेकेंडरी एमएमएफ डीमैग्नेटाइजिंग था नेचर में, लेकिन 5x की वैल्यू कांस्टेंट रखनी थी। तो प्राइमरी साइड पे एडिशनल करंट हुई, उसने एडिशनल एमएमएफ प्रोड्यूस किया कंपनसेटिंग प्राइमरी एमएमएफ। तो कितना होगा वो, इक्वल टू सेकेंडरी एमएमएफ होगा। उसकी वजह से ये इक्वेशन बनी हमारी, एमएमएफ इज गिवन बाय N इंटू आई। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन इस तरह से, और हमें हमारे I1 की वैल्यू मिल गई। तो ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन डिराइव होगी हमारे ऊपर कंसेप्ट से। एक और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं इस लेक्चर में, बाकी आगे देखेंगे। अभी तक हमने ये भी पीछे देख चुके थे, E1 बाय N1 वॉज इक्वल टू E2 बाय N2, और E1 और E2 होते डिफरेंट हैं, बट हम रिप्लेस कर सकते हैं आपस में, इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं कि बड़ा माइन्यूट डिफरेंट होता है। तो E1 बाय N1 इक्वल टू E2 बाय N2 देखा था, ऐसा भी कह सकते हैं V1 बाय N1 इक्वल टू V2 बाय N2। ठीक है, तो इस इक्वेशन को फर्दर थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं। V1 बाय V2 क्या बन जाएगा आपका, विल बी इक्वल टू N1 बाय N2, और यहाँ से I1 बाय I2 क्या बन जाएगा, N2 बाय N1, और यूँ से N1 बाय N2 की ऊपर क्या वैल्यू बन जाएगी, कुछ डिज़ायर्ड रिजल्ट लाने के लिए इक्वेशंस को थोड़ा सा मैनिपुलेट करें। रिजल्ट का आप देखेंगे कि डिज़ायर्ड रिजल्ट था क्या, आपको समझ आ जाएगा कहने का क्या मतलब था, क्यों इस तरह से इक्वेशंस को ऊपर नीचे कर रहे हैं। फाइनल रिजल्ट देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा इक्वेशंस को ऊपर नीचे क्यों किया है। N1 बाय N2 की यहाँ से वैल्यू निकल गई, तो हम कह सकते हैं V1 बाय V2 वॉज इक्वल टू N1 बाय N2, एंड N1 बाय N2 इज फर्दर इक्वल टू I1 बाय I2। तो इस तरह से हेंस वी कैन से V1 बाय V2 इज इक्वल टू, कुछ यहाँ पे गलत कर दिया, हमने यहाँ पे इक्वेशन रिप्लेस की है। ऊपर यहाँ पे N1 N2 को रिवर्स किया था, तो I2 I1 भी रिवर्स करना था। फिर से साफ लिख देता हूँ, ये आ गया आपका I2 बाय I1, एंड यहाँ पे भी आ गया आपका I2 बाय I1। चलो ठीक है, अब हमारा फाइनल रिजल्ट क्या बन गया, V1 I1 V2 I2 प्राइमरी MVA या वोल्ट एम्पियर कह लीजिए, M तो सिर्फ एक मेगा यूनिट कन्वर्जन है, ज़्यादा कुछ नहीं, इज इक्वल टू सेकेंडरी वोल्ट एम्पियर्स। इसका कहने का मतलब है प्राइमरी साइड पे जितनी एनर्जी थी दैट इज कम्प्लीटली बीइंग ट्रांसफर्ड ऑन द सेकेंडरी साइड। ये पढ़ा था ना आपने, S इज वोल्ट एम्पियर्स, P इज वॉट्स, Q इज VAR। तो यहाँ पे एनर्जी की बात हो रही है, और ये S इज इक्वल टू P प्लस JQ, ये बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ा था। तो इसी वाले VA की बात हो रही है कि जो पावर है, जो एनर्जी है, प्राइमरी साइड की और सेकेंडरी साइड की पूरी बराबर ट्रांसफर हो रही है। ये अंडर द केस ऑफ आइडियल ट्रांसफॉर्मर होगा, और ओरिजिनल में भी कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा सा ही होता है। यहाँ पे हमने असम्पशन ली थी कि V1 अप्रॉक्सीमेट टू E1 है, फिर भी हमने रिप्लेस कर दिया, सिमिलरली V2 को भी हमने रिप्लेस कर दिया, इसलिए यहाँ पे ये बन गया कि प्राइमरी साइड पे जितनी भी एनर्जी है दैट इज़ कम्प्लीटली 100% बीइंग ट्रांसफर टू द सेकेंडरी साइड। बट ये अंडर द केस ऑफ आइडियल ट्रांसफॉर्मर हो जाएगा, क्योंकि हम अप्रॉक्सीमेशन लेते हुए इस रिजल्ट पे अचीव किया है। तो यहाँ से पता चल गया V1 E1 डिफरेंट चीज़ें हैं। तो इस इक्वेशन से हमें पता चलता है कि हमारी प्राइमरी साइड पे जितनी भी एनर्जी होती है दैट इज ट्रांसफर टू द सेकेंडरी साइड completely 100% under the case of if we consider that transformer to be ideal one। तो ठीक है, लेक्चर को यहीं पे क्लोज करते हैं।